So everybody see here. Well, starting the chapter is what? Depreciation. फटाफट एक बार रिकैप कर लेते पूरा का पूरा चैप्टर डेप्रिसिएशन. चलो मैं आपको फटाफट बताऊं व्हाट इज डेप्रिसिएशन. सर डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट इट इज reduction in the value of fixed asset. Let me write here. It is nothing but it is reduction in the value of what? Value of fixed asset is what? Depreciation. अच्छा, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स को होता है. पॉइंट नंबर 1 फटाफट रिकैप करूंगा, फटाफट सब सुनते चलो अच्छे से. डेप्रिसिएशन किसका होता है? फिक्स एसेट का. सर फिक्स एसेट का अगर आप बात करोगे ना तो फिक्स एसेट्स हैव टू डिफरेंट टाइप. फिक्स एसेट्स का बात करो, फिक्स एसेट कितने टाइप में होते हैं? दो. इधर इट विल बी योर टैंजिबल फिक्स एसेट्स और इट विल बी व्हाट? इनटैंजिबल फिक्स एसेट. यस और नो? अब अगर वो फिक्स एसेट्स है तो उसका डेप्रिशिएट तो होगा. हाँ, लेकिन अगर वो टैंजिबल फिक्स एसेट्स है तो कहने से कि वी आर नॉर्मली पेइंग व्हाट? डेप्रिशिएशन. अगर वो इनटैंजिबल एसेट्स है तो भी डेप्रिशिएट तो होगा. इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स आर आल्सो डेप्रिशिएटिंग, बट उसको मैं डेप्रिशिएशन बोलने के बजाय क्या बोलूंगा? बोलो amortization. क्या बोलूंगा उसको? यस और नो? तो दोनों चीजें याद रखना कि अगर वो फिक्स एसेट्स है तो डेप्रिशिएट होगा. टैंजिबल फिक्स एसेट्स है तो उसको मैं डेप्रिशिएशन बोलूंगा. इनटैंजिबल एसेट्स है तो उसको क्या बोलूंगा? एमोर्टाइजेशन. सर इनटैंजिबल एसेट्स के थोड़े एग्जांपल तो दे दो. इनटैंजिबल एसेट्स फिलहाल अपने को ये चार चीज तो एटलीस्ट याद रखना है. क्या? गुडविल, फिर क्या? कॉपीराइट. गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एंड व्हाट? ट्रेडमार्क. गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एंड व्हाट? ट्रेडमार्क. ये कौन सा एसेट बोला मैंने? बोलो इंटैंजिबल. ये जो इंटैंजिबल एसेट है सारे डेप्रिशिएट होगा क्या? हाँ, डेप्रिशिएशन तो होगा ऐसे कोई इंटैंजिबल फिक्स एसेट्स है. बट द पॉइंट इज अगर वो फिक्स एसेट्स इंटैंजिबल है तो उसको डेप्रिशिएशन की वजह हम लोग क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन. इफ इट इज योर टैंजिबल देन हम लोग क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट नंबर 2 डेप्रिशिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स. अब वो जो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स है वो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है कि इट इज रिकरिंग इन नेचर? Logically, if it is recurring in nature, so can I say depreciation is nothing but it will be in nominal account? Which account? Nominal account. Nominal account is as per the rule, debit all expenses and credit all income and जो कहने से depreciate होगा तो obviously अगर मैं account prepare करूँ तो I have to debit the depreciation. और सर मेरे को इतना तो पता है कि nominal account है तो all the nominal account compulsory we have to ट्रांसफर. कहाँ ट्रांसफर होगा? इधर इन ट्रेडिंग अकाउंट और इन प्रॉफिट एंड लॉस. तो फाइनली ये जो डेप्रिसिएशन है मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा. कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? इन प्रॉफिट एंड लॉस. इन कंफ्यूजन? चल सेकंड पे कहते हैं दैट इज व्हाट? दैट इज मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. लॉजिकली बात करूं ना, लॉजिकली तो दो मेथड डेप्रिसिएशन में यूज हो रहे हैं. दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द सेकंड वन इज व्हाट? डब्ल्यूटी, written down value. Yes or? But frankly speaking, और अगर मैं fundamentally बात करूंगा तो here I have written, here I have kept the chart for methods of depreciation. देख लो जरा यहाँ पे चार्ट का. अगर मैं बात करूँ तो जरा देखो कितने मेथड्स हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन के. सर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का अगर हम लोग बात करेंगे ना, देखो ये पूरा मेथड से लिखा है ना. यस और नो? पहले सीधे चार्ट आपको देखने हो रहा है कि थोड़ा और जूम करूं. अब देखो, अब दिख रहा है. Can you see it properly now? अगर मैं इसमें बात करूंगा तो देखो अलग अलग चार्ट यहाँ पे मेथड्स अपने को दिया है ना. से एग्जांपल देखो, फिक्स परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ये एक मेथड फॉलो करेगा. यहाँ से अगर मैं चलूंगा तो इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. जैसे अपना फर्स्ट वाला मेथड कौन सा था? स्ट्रेट लाइन मेथड.
दिस फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इज आल्सो नोन एज इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या क्या बोलते हैं उसको, बोलो। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, वन इन दी सेम। इसको हम लोग फर्स्ट मेथड नॉर्मली बोलते हैं, ये हम लोग फॉलो करते हैं। सेकंड का अगर मैं बात करूंगा तो जरा चेक करो सेकंड में कौन कौन सा मेथड है सर। सेकंड में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज आल्सो नोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। या फिर एक और मैं और अगर इसको यूज करूंगा तो उसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। चलो पहले बैलेंस नॉर्मली कैसे होता है, विच अच्छा मेथड पे आता हूं मैं। तो ये अपना सेकंड है, इसको क्या क्या बोलते हैं याद रखना। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड तुम लोग बोलो, रिटर्न डाउन वैल्यू बोलो, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलो, वन इन दी सेम। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट इन दिस? अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो ये सारे मेथड भी देख के चलो। कौन सा मेथड लिखा बोलो यहाँ पे, एन्युटी मेथड। कौन सा मेथड लिखा बोलो, एन्युटी मेथड। और कौन सा लिखा, डेप्रिसिएशन फंड सिंकिंग फंड मेथड। डेप्रिसिएशन फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, ये दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। मतलब द पॉइंट इज मैं ये डेप्रिसिएशन फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड ये कराने वाला नहीं, और वैसे भी अपने लिए लीज इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चंस है नहीं वहाँ पे। पर पॉइंट है कि अगर गलती से इंस्टीट्यूट ये पूछता है ना कि फंड मेथड है, फंड मेथड, तो उसका डेप्रिसिएशन तुम लोग चार्ज करेगा तो कहाँ ट्रांसफर होगा, या फिर डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड इज आल्सो नोन एज, दिस इज आल्सो नोन एज सिंकिंग फंड मेथड, वन इन दी। चलो, एज वी नो, तुमको याद होगा डिप्रिसिएशन मैंने एक चार्ट करवाया था, याद है ना, इंटरनल कॉजेस एंड एक्सटर्नल कॉज। इंटरनल कॉजेस के कुछ आइटम के नाम बताओ। पेरेंट, और क्या था, और क्या था, एग्जॉस्शन, और क्या था। अब अगर मैं ये सब का बात करूंगा ना तो तुम लोग को याद होगा कोल एंड माइन के लिए मैंने क्या बोला था, कोल एंड माइन के लिए डिप्लेशन, यस और नो। तो अगर यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो एक मेथड वो भी है, डिप्लेशन मेथड भी है। फिर ये वाला एक मेथड अपने काम का है, वी हैव वन क्वेश्चन मशीन आर रेट और सर्विस आर्स मेथड, ये वाला मेथड इसको मैं यूज करूंगा। अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तुमको, तो ये वाला मेथड आई एम गोइंग टू यूज। आई हैव, वी हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड, तो ये एक बार अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे आऊंगा तो अपने को ये वाला एक पार्ट करना होगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो देख लेंगे। प्रोडक्शन यूनिट मेथड से भी अगर थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे तो एक आधा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं ऑलमोस्ट। और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, तो कहना है कि नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट टाइप के मेथड है। बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, क्या बोला मैंने, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से चलोगे तो नॉर्मली ये दोनों मेथड फॉलो हो रहा है। कौन कौन सा, तो सर या तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रहा है, या फिर सेकंड कौन सा फॉलो हो रहा है, WDB। या तो वो ये मेथड फॉलो कर रहे हैं या फिर कौन सा कर रहे हैं, ये वाला। अपनी एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी एज पर इनकम टैक्स एक्ट स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDB। ये क्लियर है, ये क्लियर है तुम लोग को। फॉर्मुलाज वगैरह अगर तुमको याद होगा तो WDB मेथड में मैंने ये वाला ऑलरेडी करवाया हुआ है। कौन सा वाला, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन if estimated use of life is given and they are asking to find the rate of depreciation in WDV method। कौन सा मेथड, WDV। याद है तुम लोग को, 101 माइनस करके मैं, ये 100 मेरा यहाँ पे दिया था मैंने फॉर्मूले में, 101 माइनस nth रूट ऑफ, याद है तुम लोग को ये फॉर्मूला। अभी ये वाले फॉर्मूले में भी एक आधा क्वेश्चन अगर आया तो हम लोग कर लेंगे, अदरवाइज कीप इन माइंड, ठीक है। चलो, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को ध्यान में रखने का, कंपल्सरी क्वेश्चन डिप्रिसिएशन ये सब पे आएगा ही। दैट इज व्हाट, दो कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन। कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन, पहला कॉजेस क्या था, दूसरा क्या था। अब ये तुमको याद रखना है, इंटरनल कॉजेस में पहला क्या था बोलो, वेयर एंड टेयर, याद है। दूसरा क्या था बोलो, यस और नो। और तीसरा क्या था, एनी कंफ्यूजन, मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ था, तो आई होप सबको ये सब याद तो होना चाहिए। चलो यहाँ पे आ जाओ। एक्सटर्नल में क्या था बोलो, रिफ्लेक्शन, उसको क्या बोलते हैं बोलो, रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट इट इज व्हाट, पैसेज ऑफ टाइम। फिर क्या था, एक्सपायरी ऑफ द लीगल लाइफ इज व्हाट, असेट।
लेट मी 1 सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्या था बोलो? ये एब्सोल्यूशंस के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, क्या बोलो? चेंज इन टेक्नोलॉजी। लेट मी राइट हियर, इसके लिए एक वर्ड यूज किया था, वो वर्ड ध्यान में रखो। द वर्ड इज व्हाट? चेंज। चेंज इन टेक्नोलॉजी। और द लास्ट पॉइंट क्या था? एबनॉर्मल ऑकरेंस या फिर एबनॉर्मल रीजन, एक्सीडेंटल वगैरह वाला सीन था ना? यस और नो? ये पॉइंट क्लियर है तुम लोग को? मैंने ये चार्ट करवाया तो चार्ट पूरा क्लियर है तुम लोग को? चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से फटाफट बोलो। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अपने अपने लिए कौन कौन सा काम है सर? या तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड काम का, या फिर कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब ईच एंड एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम every time we are going to charge the depreciation on the original cost. Whereas in second method, if I talk about the reducing balance method, we are always charging the depreciation on WDP. Yes or no? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो, तो यहाँ पे नॉर्मली मेरा हर बार का डिप्रिसिएशन चेक करो कितना है। यहाँ पे सर 100 है, फिर कितना है? 100 है, 100। देखो एग्जांपल क्लियर है। यहाँ पे देखो 100 था, फिर सेकंड में कितना हो गया, फिर कितना हो गया? तो यहाँ पे एवरी ईयर इन द फर्स्ट मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड। Whereas in reducing balance method, every year the amount of depreciation will get changed. चलो मेरे को फटाफट बताओ, हाइयर अमाउंट से लोअर अमाउंट पे डिप्रिसिएशन कब आएगा? कौन से मेथड में, फर्स्ट की सेकंड? एसएलएम और आरबीएम। एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट पूछेगा। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चन अलग अलग भी है अपने पास, तो अच्छे क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है? तो कैन यू डायरेक्टली स्टार्ट टू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑफ डिप्रिसिएशन? वेट वेट, बिफोर सॉल्विंग इट टेक 5 मिनट्स। उस 5 मिनट में तुम क्या पढ़ोगे मैं वो बताता हूँ। आई हैव गिवन द चार्ट, एक बार चाहिए तुमको तो ये वाला थोड़ा ओवरव्यू कर सकते हो, सिर्फ ओवरव्यू भी करना है, ज्यादा कुछ करने मत जाओ। वैसे भी नोट्स में दे दूंगा तुमको। और इसका मैंने चार्ट तुमको दिया था, इंटरनल कॉजेज एक्सटर्नल कॉजेज का लेक्चर। क्लियर है? दो जो नोट है चार्ट, तो एक चार्ट प्रिपेयर कर लो। कैसे प्रिपेयर करोगे? तो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन में सिर्फ दो पार्ट करो, उसका दो पार्ट, इंटरनल और दूसरा कौन सा करोगे? एक्सटर्नल। और इंटरनल सेक्शन में सिर्फ वो लिख लो उसके पॉइंट, इसमें ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, उतना ही लिखना है सिर्फ। तो यू आर नॉट गोइंग टू टॉक, कीप क्वाइट। अच्छा चलो ये फटाफट मेरे को बताओ, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए एएस क्या था? एएस 6 था पहले, अभी क्या हो गया? एएस, ये याद रहेगा तुमको? जितने जितने पॉइंट्स बोलो सारी की सारी चीजें याद रखो, हाँ? इधर देखो, इधर कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन देखो, इंटरनल कॉजेज इज अ फर्स्ट, सेकंड क्या लिखा है? एक्सटर्नल कॉज, यस और नो? थर्ड क्या लिखा है बोलो? टाइम एलिमेंट है। और फोर्थ क्या है? एबनॉर्मल ऑकरेंस। अब नॉर्मली अगर एबनॉर्मल ऑकरेंस का या फिर एबनॉर्मल इसको एबनॉर्मल को और एक्सटर्नल को एक साथ में ला दोगे तो भी चलेगा, एज द इंस्टीट्यूट गिवन इन द न्यू बुक।
यहाँ पे इंटरनल में क्या था बोलो, वेयर एंड टेयर, दिख रहा है आपको, क्या था वेयर एंड टेयर, और दूसरा क्या था, चलो फटाफट वो डिप्लेशन, स्टॉप राइटिंग, पहले सुन के ले लो इधर। डिप्लेशन में सेकंड क्या था बोलो, डिप्लेशन किसके लिए था बोलो, कोल्ड एंड माइन, यस और नो, ये याद रहना चाहिए। देखो इधर ये वर्ड याद रखो, बहुत काम का है। क्या था सर ये था वेस्टिंग एसिड्स, लाइक व्हाट, कोल एंड माइन, डिक्रीज विद द रेगुलर, ये वर्ड तुमको याद रहना चाहिए, ये काम का चीज है, ठीक है, यस और नो। चलो, तो अगर तुमको चार्ट प्रिपेयर करना है, तो यहाँ से भी तुम प्रिपेयर कर सकते हो, फटाफट करो। एंड द अदर स्टूडेंट हैव ऑलरेडी दिस, मैंने सेम चार्ट दिया हुआ है, सो स्टार्ट रिवाइजिंग क्विक, द स्टूडेंट डोंट हैव प्लीज राइट डाउन। So let us begin from here. First question, the amount of yearly depreciation under the definition balance method. What is your answer? Remain constant over the year, मतलब कौन सा मेथड का बात हो रहा है? सर रिमेन कांस्टेंट ओवर द ईयर मतलब वो एसएलएम का बात हो रहा है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन व्हाट, सेम। डिक्रीज एवरी आफ्टर ईयर मतलब क्या, एवरी ईयर आफ्टर ईयर, तो इसका मतलब हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता जाएगा, कम, तो यही आ जाएगा आंसर फिर अपना, यस और नो, तो आंसर विल बी देन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू continuous use, it treated as what, depreciation, yes or no? Depreciation is nothing but it is reduction in the value of what, fixed asset। अच्छा फटाफट मेरे को तो as per AS क्या, as per AS 10, any confusion, any doubt in this? चलो थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आंसर बोलो, एवरीबॉडी, कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो, online student by any chance if people have any doubt please ask me। फोर्थ पे, फोर्थ का आंसर बोलो, फोर्थ का आंसर इज व्हाट, फर्स्ट, आ रहा है, क्लियर हो रहा है, एक्सप्लेनेशन दो। द अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर कैपिटली ये कन्वर्टिंग द अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, जरा अच्छे से सुन के लेना, अनएक्सपायर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, मैंने कल शायद से बताया था, वापस से बता देता हूँ। से एग्जांपल, मैंने एक फिक्स एसेट परचेज किया एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ और द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इज 10,000, एंटायर ईयर यूज किया, 6 मंथ यूज किया, 1 मंथ यूज किया, वॉट एवर इट इज, कहने से कि अगर मैं यूज करूंगा तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। से एग्जांपल मैंने 10% से उसको डेप्रिशिएट किया, क्या किया, डेप्रिशिएट, फटाफट बोलो 10,000 का 10% विल बी हाउ मच, 1,000, after depreciation what will be the WDV, sir WDV is how much, 9,000। अब जरा अच्छे से सुन के लेना, अगर मैं लॉजिकली बात करूं, लॉजिकली, तो ये जो 9,000 है, 9,000 इज समथिंग नोन एज, इज समथिंग नोन एज अनएक्सपायर्ड वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको, अनएक्सपायर्ड, मतलब ये वैल्यू अभी तक खत्म हुआ नहीं है। अगर मैं लॉजिकली ये भी बात करूं, तो ये जो 1,000 है ना, 1,000 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड वैल्यू, ये समझा। अब उधर लिखा क्या है, unexpired cost of fixed assets into expenses over a what series of accounting principle, sorry period is what, so it is depreciation, is that clear? चलो फिफ्थ पे आ जाओ, and what is the answer, everybody is getting the answer second, देखो one student have doubt, अच्छा फिफ्थ वाला समझाना, ठीक है, हर्ष बता रहा हूं, देख के लो। A machine was purchased on 1st of April 2010 for rupees 14,400 and
Installation charges amount to rupees 1,600. Can I say if I talk about the original cost, तो original cost मतलब sir ये 14,400 plus 1,600 ऐड हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा बोलो? कितना हो जाएगा? 16,000. कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं. Expected life, very important word is given. Expected lifetime is 8,000 R. मतलब 16,000 मशीन का टोटल ओवरऑल कॉस्ट आ रहा है. और मेरे को मालूम है कि मशीन 8 घंटे, सॉरी 8,000 आवर्स काम करने वाली है. कितने काम करने वाली है? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? During the year 2010 and 11, the machine worked for 2,500 hours. तो डेप्रिसिएशन पूछ रहे हैं. जरा यहाँ पे देख लो प्रॉपर्ली कैसे कैलकुलेशन है. देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑलरेडी की है मैंने. देखो 14,400 प्लस 16,000. तो वो याद आ रहा है अपना फॉर्मूला था. दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट इट इज ओरिजिनल कॉस्ट. ये ओरिजिनल कॉस्ट है ना? हाँ सर. माइनस जीरो क्या है? स्क्रैप वैल्यू विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. ये 8,000 क्या सर? 8,000 इज एस्टिमेटेड लाइफ. यस और नो? तो नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा तो कहने से कि 14,400 प्लस 1,600 माइनस स्क्रैप वैल्यू जीरो डिवाइड बाई 8,000 करूंगा तो कितना आ रहा है बोलो? 2. यस और नो? अब अगर मैं बोलूं ये 2 आवर्स के 2 क्या है सर? तो ये आया मशीन का डेप्रिसिएशन फॉर एवरी एवरी आवर्स. क्या बोला मैंने? मशीन का डेप्रिसिएशन फॉर एवरी आवर. मतलब अगर 2 घंटे, इधर देखो, इधर अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो 2 घंटे से मशीन डिप्रिशिएट हो रहा है इनटू टोटल लाइफ कितना उसका? 8,000. तो अगर मैं 8,000 मल्टीप्लाई करूंगा ना तो देखो मेरे ख्याल से 16,000 ही आना चाहिए. मतलब 16,000 उसका वैल्यू शुड बी व्हाट? जीरो. जो अपने को क्वेश्चन में दिया है. 2 घंटा अगर मशीन मेरा रोज का रोज काम करे या फिर 2 घंटे से डिप्रिशिएट करूं तो 8,000 एक्सपेक्टेड आ रहा है. तो मतलब मेरा मशीन 16,000 घंटे काम करेगा. कोई कंफ्यूजन है? कोई डाउट है? चलो अब मेरे को बताओ इस साल मशीन ने कितने घंटे काम किया है? सर इस साल मशीन ने काम किया है 2,500 आवर्स. तो 2 into 2,500 that comes to how much? 5,000 hours. Sorry, 5,000. And this will be the amount of depreciation. इतने घंटे मेरा मशीन काम किया है. ये क्या है सर? ये आवर्स है. आवर्स इस साल में. और फॉर आवर डेप्रिसिएशन कितना है? तो सर 2 है. ये 2 क्या है? 2 इज नथिंग बट इट इज फॉर आवर डेप्रिसिएशन. तो 2 into 2,500 that comes to 5,000 will be the total chargeable amount of a depreciation for the current year or for this year. Is this clear? The answer will be about 5,000. Can we go for the next? चलो 6 पे आ जाओ. 6 का आंसर बोलो. 6 का आंसर बोलो. इधर देखो, इधर एक वर्ड बोलता हूँ जरा सुन के लेना अच्छे से. इधर क्या लिखा बोलो? एक्सेलरेट मेथड. सो एक्सेलरेट मेथड तो ऐसा आपने कभी बताया नहीं था. उधर मैं अपने नोट में एक वर्ड लिखो, मैं लिख रहा हूँ. उधर लिखो फास्टर रेट. फास्टर रेट इन अर्ली ईयर. फास्टर रेट इन अर्ली ईयर. लिखा? सर व्हाट इट इज फास्टर रेट इन अर्ली ईयर? एक्सेलरेशन मेथड का मतलब ये होता है कि डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में ज्यादा अमाउंट से चार्ज करेगा. फास्टर रेट मतलब क्या? पहले ज्यादा. कब? इन द अर्ली ईयर. अर्ली ईयर मतलब स्टार्टिंग के ईयर में द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी थोड़ा ज्यादा. फिर कम, फिर कम, फिर कम. ये कब होने वाला है रे? डब्ल्यूडीपी. कब होने वाला है? डब्ल्यूडीपी. लिखा होगा तुम लोगों ने फास्टर रेट इन व्हाट? अर्ली ईयर. So this is nothing but the question is talking about written down value method. अच्छा वर्ड है.
चलो 7 पे आ जाओ। चलो 7 का आंसर बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो 8 पे आ जाते हैं, एक थोड़ा डिफरेंट और अच्छा क्वेश्चन 8 था। सर व्हाट इज डिप्रिशिएशन इन्वेस्टमेंट फंड, बताता हूँ। 8 पे आ जाओ, क्वेश्चन आने दो बताता हूँ। 8 पे आओ। अब अगर तुम लोग क्वेश्चन को देखेगा ना, अच्छे से देखो क्या लिखा है। दिस इज, याद है ना तुमको भी मैंने बोला था प्रोडक्शन मेथड वाला जो डिप्रिशिएशन था, उससे एक क्वेश्चन अपने को पूछा है। हियर आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका बात कर रहा हूँ, इसका दिख रहा है ये वाला। अच्छा, नॉर्मली तो नहीं होता है पर क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन मिला है तो हम लोग देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। ओरिजिनल कॉस्ट इज 1,26,000, salvage is how much? 6,000. Depreciation for second year by unit production is how much? 50,000. एक चीज इसमें मिस्ड है क्या? यूनिट प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन एडिट करो अपने नोटबुक में, आपने नोट में, यूनिट प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर 5,000. यूनिट प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर 5,000. किया किया। अब चलो यहाँ पे आ जाओ, देख लो क्वेश्चन कैसे पूछा है और मेरे को फॉर्मूला कैसे यूज करना। ओरिजिनल कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1,26,000. सैलरीज इज गिवन हाउ मच? 6,000. नॉर्मली बात को तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस करा करो डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर बाय यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज हाउ मच? 50,000. सर ये क्या दे दिया है? अगर सेकेंड ईयर में 50,000 का प्रोडक्शन किया तो, कैन अंडरस्टैंड माय वर्ड? यहाँ पे एक्चुअली देखो क्या किया है। एक्चुअली यूनिट प्रोड्यूस देखो लिखा है ना, यूनिट प्रोड्यूस इन द सेकेंड ईयर कितना हुआ है? तो यूनिट प्रोड्यूस इन द सेकेंड ईयर इज 5,000. कितना? 5,000. अब जाए यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला, कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड। क्या? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन into ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलरी। फॉर्मूला क्या बोला मैंने, बोलो। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इनटू ओरिजिनल कॉस्ट प्लस सैलरी। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जरा इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा लिख लेते हैं, अपने को क्या क्या दिया है फॉर्मूले के हिसाब से। बोलो अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है सर? इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपने को देखो, depreciation is equal to actual unit produce कितना? 5,000 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना? एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज 50,000. तो 50,000 इंटू इंटू ओरिजिनल कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में अपने को कितना? 1,26,000 माइनस सैलरीज इज हाउ मच? सैलरीज इज हाउ मच? 6,000. बरोबर है ना? चलो यहाँ पे आ जाओ, 5,000 5,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू ब्रैकेट को ये करो, कितना हो जाएगा? 1,20,000. एनी कंफ्यूजन? यूज कैलसी, यूज कैलसी। कितना आ रहा है? 12,000 will be the amount of depreciation, and here it is the answer. Please write down this. नोट्स में लिख लोगे तो भी चलेगा।
थोड़ा डिफरेंट है तो अच्छे से लिखना जरा काम का चीज है। हाँ, दिस डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नाइन्थ पे आ जाओ। हाउ डज डेप्रिसिएशन अफेक्टेड बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन? आंसर बोलो फटाफट, आंसर बोलो फटाफट। अकाउंटिंग इक्वेशन कितने लोगों को याद है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन का बात करेंगे ना, तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे कुछ बताया था, देखो यार, चलो अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो फटाफट, क्या था? assets is equal to liability plus assets is equal to liability plus capital। अच्छा तुमको ये याद है कैपिटल मतलब क्या है? ओनर इक्विटी। ओनर्स इक्विटी इज नथिंग बट इट इज व्हाट? कैपिटल। पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक कहना है दिस इक्वेशन शुड ऑलवेज बी इक्वल, but obviously here accounting equation is based on the balance sheet। बैलेंस शीट बोलूंगा तो assets are always equal to liability, या फिर मैं बोलूं liabilities are always equal to assets। तो अगर मैं बोलूं assets, if my assets is increasing, say example my assets is 100 plus liability से example 20, तो लॉजिकल है ना कि बिजनेस का कैपिटल कितने का होगा? 80 का होगा। अगर मैं बोलूं मैंने एसेट्स को से एग्जांपल 20 से इंक्रीज किया, अगर आपने 20 से इंक्रीज किया तो दो चीज होगा। क्या? या तो आपने लोन लिया होगा या फिर आपने कैपिटल यूज किया होगा। नॉर्मली कैश यूज किया होगा, अगर आपने कुछ पर्टिकुलर गुड्स वगैरह परचेज किया रहेगा तो कहने से कि वहीं से कम करूंगा। मेरे को एक चीज जो बताने का वो क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है। ये जो बताऊं ये बहुत काम का चीज है, वापस एक बार फ्लैशबैक करता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था, एनी एक्सपेंसेस, any expenses or losses are going to decrease the amount of what? Amount of what? अगर कोई एक्सपेंस है या फिर लॉस है तो कैपिटल से क्या करना पड़ेगा? और दूसरा पॉइंट क्या था बोलो? एनी इनकम और व्हाट? गेन। अगर इनकम है, गेन इज प्रॉपर्टी इज गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। याद आ रहा है तुमको? अब जरा यहाँ पे देखते हैं कि अपने को क्या क्या चीजें दी है। हाउ डज डेप्रिशिएशन, ये डेप्रिशिएशन क्या है पहले वो बता दो मेरे को फटाफट। तो डेप्रिशिएशन क्या है? सर डेप्रिशिएशन तो एक्सपेंस है। अगर डेप्रिशिएशन एक्सपेंस है तो लॉजिकल है कि ये ओनर्स की इक्विटी में से माइनस होगा, मतलब कैपिटल से ही काउंट करेगा वो। तो अगर मेरे को बोलूं तो लीड्स टू डिक्रीज इन एसेट, सर डेप्रिशिएशन होगा तो एसेट्स का वैल्यू तो कम होगा, बट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू डिक्रीज द एसेट्स का वैल्यू। At the same time, the shareholders equity, उसका equity भी तो कम कर देगा। The shareholders equity is nothing but it is what? Capital। तो कहने से your answer should be what? A। So lead to decrease the assets only, ये आंसर रॉन्ग है कि राइट है? ये बिल्कुल राइट है, सेकंड कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन कहने से कि ये मेरे को जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ कहाँ पे रहा है सर? क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन में। कहाँ पे पूछ रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सर अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से लोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज व्हाट? एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस व्हाट? कैपिटल। इज इट क्लियर? तो आंसर क्या आएगा बोलो? लिखना है तो फटाफट लिखो, इफ यू विश टू राइट एनीथिंग।
ये लिखे हुआ तुम्हारा। अच्छा यहाँ पे देखो, एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन वाले ने पूछा है, ऑनलाइन स्टूडेंट ने, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डेप्रीशिएशन फंड, डेप्रीशिएशन इन्वेस्टमेंट फंड। अच्छा सर ये होता है क्या, पहले वो बता दो, डेप्रीशिएशन इन्वेस्टमेंट फंड व्हाट इट इज। देखो लॉजिकली अगर हम बात करो, लॉजिकली देखो, अगर मैं डेप्रीशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट का बात करूँ ना, ये होता क्या, देखो डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट फंड होता है। अच्छा तुमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सुना है? अच्छा मेरे को तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एसेट्स का वैल्यू कम होता है कि नहीं होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एसेट्स का वैल्यू कम होता है कि नहीं होता है? आंसर इज नो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एसेट्स कहां से कम करोगे? प्रोवाइड कर रहे हो ना। से एग्जांपल, हाँ बोलोगे ना, काटो को यार, हाँ मत बोलो। इधर देखो, इधर देखो, प्रोविजन बता रहा हूँ, प्रोविजन कैसे किया था आपने, देखो से एग्जांपल, मैं एसेट्स इज फॉर रुपीज 10,000, एसेट्स कितने का है, 10,000, दिस इज व्हाट माय एसेट्स, हियर इट इज व्हाट माय लायबिलिटी, बैलेंस शीट है, प्रोपोर्शन के लेना, ये इससे कनेक्ट करूंगा, ये जो सिखा रहा हूँ उससे कनेक्ट करूंगा। देखो एसेट्स इज फॉर 10,000। अच्छा मेरे को बताओ, कहना से कि फर्स्ट ईयर में मैंने एसेट्स को डेप्रिशिएट किया रहेगा, डेप्रिशिएट किया रहेगा तो सर आपने यहाँ से 1,000 माइनस किया रहेगा, 1,000 माइनस किया रहेगा, तो नाउ आफ्टर द डेप्रिशिएशन बुक वैल्यू ऑफ माय एसेट्स विल बी 9,000। नेक्स्ट ईयर वापस से डेप्रिशिएट करूंगा, तो 9,000 में से 1,000 माइनस हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में द बुक वैल्यू ऑफ माय एसेट विल बी हाउ मच, 8,000। अगर मैंने डेप्रिशिएशन प्रोवाइड किया ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, पहली बात तो प्रोविजन क्या है, एसेट्स है कि लायबिलिटी? सर प्रोविजन बोलो, रिजर्व बोलो, क्या होता है, लायबिलिटी। तो मैंने एसेट्स यहाँ पे लिखा कितना, 10,000, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मैं उसके अगेंस्ट जाके यहाँ पे 1,000 का प्रोविजन क्रिएट कर दिया। कितने का प्रोविजन क्रिएट किया? दिस इज समथिंग नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर व्हाट, डेप्रिसिएशन। अब ये मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, सेकेंड ईयर में आऊंगा ना, सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में वापस से मेरा एसेट्स कितने का दिखेगा, 10,000 का ही दिखेगा। मैंने पहले डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड किया था, 1,000। इस साल मैं क्या करूंगा, 1,000 जो लास्ट ईयर वाला है वो, प्लस 1,000 करंट ईयर में, मतलब मैं कितना प्रोवाइड कर दूंगा, तो आंसर विल बी 2,000। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या करूंगा मैं, थर्ड ईयर में चलो, थर्ड ईयर में गया तो अगेन द अमाउंट ऑफ माय मशीनरी विल बी और माय एसेट विल बी सेम 10,000। पहले से मैंने 2,000 का प्रोविजन रखा हुआ है, करंट ईयर में फिर से 1,000 का प्रोविजन करूंगा, तो कहने से कितना हो जाएगा, 3,000। अगर तुम लोग देखेगा तो स्टिल स्टिल द एसेट्स इज 10,000, 10,000 एंड 10,000 इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट। यस और नो? हर बार मैंने पहले 1,000 प्रोवाइड किया था, नेक्स्ट ईयर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2,000, थर्ड ईयर 2 प्लस 1 3 कितना हो जाएगा, 3,000। हर साल मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। यस और नो? अच्छा मेरे को बताओ, ये जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इसका मतलब सर जितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करोगे उतना आपका लायबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है क्या? तो नॉर्मली मैं डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या पास करता हूँ, सर नॉर्मली आप एंट्री पास करते हो, से एग्जांपल डेप्रिसिएशन, वेट इधर लिखता हूँ, नॉर्मली आप एंट्री पास करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ये एंट्री पास करता हूँ। यस और नो? अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एंट्री का बात करूंगा, तो एंट्री पास करूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, तो टू, सॉरी, प्रोवाइड कर रहा हूं ना, तो प्रोविजन तो लायबिलिटी है ना, तो एंट्री क्या पास करूंगा, फटाफट बताओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू व्हाट तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हर बार ये एंट्री पास करूंगा तो दोनों देख रहे हैं मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज भी किया। कितने से? सर जो भी अमाउंट रहेगा 1000 से किया रहेगा तो 1000 से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। लेकिन लेकिन एसेट्स का वैल्यू कम नहीं किया। क्या किया? इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट मैंने इसको क्या कर दिया? प्रोवाइड कर दिया। प्रोवाइड कर दिया मतलब इट इज बिकमिंग व्हाट? इट इज बिकमिंग माय लायबिलिटी। लायबिलिटी को बढ़ा दिया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? So keep these two entries in your mind properly। कौन कौन सा बोलूं? मैंने बोला पहला, अगर नॉर्मली मैं डेप्रिसिएशन का बात करूं तो इंटरव्यू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। एसेट्स का वैल्यू कम होता है ना। अगर मैंने प्रोविजन क्रिएट किया तो एसेट्स का वैल्यू कम होने वाला नहीं है। तो एंट्री क्या आ जाएगा बोलो? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये समझा? अब जरा यहाँ मेरे को क्या पता है से एग्जांपल। अभी थर्ड ईयर में बताओ मैंने कितने का अमाउंट प्रोवाइड करके रखा है? कितने का? मैंने क्या किया? हर बार का प्रोविजन रख रहा हूँ। सर ये जो प्रोविजन रख रहा हूँ मैं कब तक रखोगे? मेरे को मालूम है कि मेरा मशीन है ना 10 साल तक चलने वाला। तो हर साल 1000 1000 रुपए रखूंगा। तो कहने से 10 साल के बाद मेरे पास 10,000 का प्रोविजन रहेगा। फिर मशीन मशीन को यहाँ से हटाऊंगा और नया मशीन लेके आ जाऊंगा। नहीं समझा? नहीं समझा? कोई कंफ्यूजन है? अब मैंने क्या किया? हर बार मैंने ना अमाउंट प्रोवाइड करके रखा। ऐसे एग्जांपल देखो अमाउंट प्रोवाइड करके रखा 3000 का। मैं बोला अभी घर पे रखने से अच्छा इसको बैंक में इन्वेस्ट कर देता हूँ। इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा डिप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट फंड। अब अगर ये जो बैंक में इन्वेस्ट कर दिया या बैंक में डालते रखा तो कहने से तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो हर बार मिलेगा। हर बार मिलेगा तो रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर मतलब क्या? इनकम। यस और नो? यस और नो? इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 10 का आंसर बोलो। Total depreciation of an assets cannot be exceed scrap value, residual value, market value, depreciable value आएगा। क्या आएगा? depreciable value। 11th इंश्योरेंस आएगा ना? yes or no? 12th इधर देखो इधर। which of the following method of a depreciation resulting fixed per unit cost of what? Fixed per unit cost of what? फिर मेरे को तो यूनिट अभी आपने अपने एक मेथड किया था। कौन सा मेथड था जहाँ पे पर यूनिट का डेप्रिसिएशन निकाला था? तो कहने से इसका आंसर देन प्रोडक्शन यूनिट आएगा ना। फिर तो यहाँ पे लिखो, मैं लिख देता हूँ इक्वल। लिखो जरा मेरे साथ, लिखो इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू each unit produced equal amount of depreciation to each unit produced। दिखा? दिखा? चलो 13 का आंसर बोलो। बुक वैल्यू ना? 14 बोलो। 15 फोर्थ आएगा ना? ओके 16। हाँ ये क्लियर है ना? 17। हाँ डिक्रीज होगा ना ईयर बाय ईयर। ओके 18। 19 एंड 20। 20 का आंसर बोलो। इधर देखो इधर। कीप कीप क्वाइट। देखो डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड। ये वर्ड देखो क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड मतलब डेप्रिसिएशन किसको प्रोवाइड नहीं करोगे ना तुम लोग? यस और नो?
अच्छा चलो फटाफट बताओ, गुडविल डिप्रिशिएट होता है कि नहीं होता है? होता है। बस फर्क है कि वो एमोटाइज होता है। यस और नो? लैंड एंड बिल्डिंग का बात करो तो लैंड एंड बिल्डिंग में तो डिप्रिशिएट होता है ना। प्लॉट है आपका, प्रॉपर लैंड है, तो कहने से लैंड का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है। इट इज एप्रिशिएटिंग नॉट डेप्रिशिएटिंग। बट क्वेश्चन मेंशन नहीं करा तो कहने से मैं अज्यूम करूंगा कि लैंड एंड बिल्डिंग है। अगर याद करो बैलेंस शीट में तुमने कितनी बार लिखा था लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिशिएशन। यस और नो? यस और नो? तो कहना ही से कि सर ये भी डिप्रिशिएट होता है, एमोटाइज करते हैं हम लोग उसको, ये भी होता है। अच्छा अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्ली क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है इन्वेंट्री। मेरे को तो इन्वेंट्री मतलब होता क्या है? इन्वेंट्री इज अ स्टॉक, और कीप इन माइंड बॉस, स्टॉक इज योर करंट एसेट। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? तो याद रखना, करंट एसेट्स कभी डेप्रिशिएट होता नहीं है। इन कंफ्यूजन? इन कंफ्यूजन? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा बोथ बी एंड सी, बी एंड सी, तो ये तो रॉन्ग है, बी एंड सी दोनों तो नहीं होगा। तो मैं लॉजिकली अगर चलूंगा, लॉजिकली तो मैं गुडविल को आंसर कंसीडर कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन में नहीं है तो लैंड नॉर्मली अप्रिशिएट होता है। क्या होता है? अप्रिशिएट। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। यस और नो? 20 का फाइनल आंसर बोला तो इन्वेंट्री। 20 की अगर फाइनल आंसर का बात करोगे, मैं यहाँ पे देखू, मैंने क्या बोला? गुडविल डेप्रिशिएट होता है। गुडविल डेप्रिशिएट होता है ना। लैंड भी डेप्रिशिएट हो सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग प्लीज गिवन द क्वेश्चन। अपने को क्या चाहिए? नॉट नॉट प्रोवाइडेड। तो किस पे डेप्रिशिएशन प्रोवाइड नहीं कर पाओगे? इन्वेंट्री पे। यस और नो? क्योंकि इन्वेंट्री इज नथिंग बट इट इज योर व्हाट? करंट एसेट्स। तो आंसर क्या आएगा इसका फिर? सी। देख, चलो आंसर क्रॉस चेक करो जरा। फर्स्ट का आंसर, इज इट थर्ड? एवरीबॉडी? सेकंड का तुम्हारा आंसर? थर्ड। देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट कंसीडर एज अ व्हाट? डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट क्वेश्चन में। लैंड क्या है? अप्रिशिएट होगा। एट द सेम टाइम लाइव स्टॉक क्या है? स्टॉक मतलब करंट एसेट्स हो गया ना। यस और नो? स्टॉक मतलब कौन सा एसेट्स हो गया? ये करंट एसेट्स। एनी कंफ्यूजन? तो करंट एसेट डेप्रिशिएट होता नहीं है, फिक्स एसेट्स होता है। फिर क्या लिखा है? फॉरेस्ट एंड वॉट? एंड वॉट? तो कहने से कि अगर मैं डेप्रिशिएट का बात करूंगा तो डेप्रिशिएट क्या होगा? बिल्डिंग। फर्स्ट का आंसर एक्सप्लेन करूं? देखो, डेट ऑफ परचेज is 1st of July 2009. Purchase price of a machine is 80,000. Repair 15,000. Installation is how much? 5,000. Residual value is how much? 20,000. Useful life is 4 years. Accounting year is a financial year. अच्छा, accounting year financial year है, तुम्हारे यहाँ कंफ्यूजन मारेगा। फाइनेंशियल ईयर है, इसको परचेज कभी क्या 1 जुलाई को किया है ना। तो फाइनेंशियल ईयर, तो कहने से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 April, बरोबर है, एंड विथ 31 मार्च, बरोबर है ना। तो अगर मैं जुलाई से बात करूँ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ऐसे कुछ टाइप का होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? चलो यहाँ पे आ जाते हैं। अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर लिया है ना। देखो यहाँ पे, यूजफुल लाइफ इज 4 ईयर। अकाउंटिंग ईयर इज व्हाट? Accounting year is what? Financial year start from first of, financial year start from first of, end with 31 March. Date when machine was put to, अच्छा put to use कभी किया? 1 October को किया है। नॉर्मली बात करूंगा तो डेप्रिसिएशन 9 महीने का चार्ज करता था मैं, क्योंकि परचेस कभी किया था 1 July को। लेकिन पुट टू यूज कभी किया उसको बोलो? अक्टूबर। अगर पुट टू यूज अक्टूबर में तो कहने से जब पुट टू यूज होगा उसके बाद मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन,
per March. तो कहने से कि for this particular year depreciation will be charged only for how many month? 6 month. तो आ जाओ यहाँ पे देखो ऑलरेडी कैलकुलेशन तो है 80,000 प्लस 15,000 प्लस कितना किया है 5,000 रेसिडुअल वैल्यू भी तो दिया है कितना 20,000 तो माइनस 20,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिया है 4 ईयर सो एक्चुअली 80,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो डेप्रिसिएशन विल बी हाउ मच 20,000 बट this 20,000 depreciation is for entire year we want depreciation for how many months so into 6 divided by 12 करो into 6 divided by 12 is it चलो थर्ड के बाद थर्ड हो गया था ना फोर्थ का आंसर बोलो एवरीबॉडी कोई कंफ्यूजन नहीं है ओके चलो फिफ्थ का आंसर बोलो अच्छा ये एक चीज तुम लोग को ध्यान में रखना है यहाँ पे सुन के लो देखो स्केड्यूल 2 का अगर मैं बात करूँ स्केड्यूल 2 का तो स्केड्यूल 2 इज नॉट इन योर सिलेबस टू बी वेरी फ्रैंक पर अभी क्वेश्चन है तो सिर्फ याद रखना स्केड्यूल 2 के हिसाब से एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 specifies useful life of a depreciation on ship fishing vessel का बात करूंगा तो it is for how many years 10 years ठीक है चलो 6 का आंसर बोलो एवरीबॉडी 7 doubt the portion of acquisition cost of assets yet to be allocated is known as what written down value जो बैलेंस बचा है उसको allocate नहीं कैसे एग्जांपल the machinery I have purchased is for 50,000 तो ये 50,000 में से एग्जांपल depreciation चार्ज किया 5,000 का तो कहने से कि बैलेंस कितना बचा सर बैलेंस बचा 45,000 का तो कहने से कि 50,000 तो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है 50,000 में से 5,000 का डेप्रिसिएशन है लेकिन ये 45 बचा है ना अभी तक तो this 45 nothing but it is what it is WDV can you understand this can you understand this 8 का आंसर बोलो एवरीबॉडी चलो 9 8 का अगर कैलकुलेशन देखो तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है यू कैन सी total cost is 2 lakh 10% depreciation is becoming 1,80,000 again 10% depreciation 80,000 then WDV will be 1,60,000 sold it for 1,40,000 so obviously the total loss is how much total loss is 22,000 चलो 9 का आंसर बोलो 10 का आंसर बोलो एवरीबॉडी 11 11 का आंसर बोलो देखो सम स्टूडेंट हैव डाउट राइट डाउट है इसमें पढ़ता हूँ देखो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज 1,50,000 residual value is 10,000 if depreciation is charged 10% per annum अच्छा मैंने शायद ऑलरेडी लेक्चर में बोला था whenever the rate of depreciation is given in the question तो ये यूजफुल लाइफ वाला फॉर्मेट को छोड़ दो बोला था ना तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी 10% सामने से दिया है ना तो इसका मतलब हो गया कि सर इसका मतलब मेरा ये रेसिडुअल वैल्यू किसी काम का नहीं है इज इट क्लियर चलो अब मेरे को पूछा क्या रहा है for annum WDV method then depreciation for third year normal है 1,50,000 का depreciation निकालोगे तो it is 15,000 for the first year then 1,35,000 है उस पर 10% निकालोगे 30,500 for the second year बैलेंस माइनस करोगे तो 1,21,500 उस पर 10% निकालोगे तो 12,150 इज इट शॉर्टकट यूज करो इसका शॉर्टकट कैसे करोगे कैसे दो ऑन का बटन दबाओ
जैसे जैसे बोलूंगा करो 1,50,000 इंटू 10%, ये फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन है, माइनस इज इक्वल एडब्ल्यूडी भी आ जाएगा वापस से इंटू 10%, ये सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन है, माइनस इज इक्वल टू यू विल कम टू नो द अमाउंट ऑफ डब्ल्यूडी, सेकंड ईयर का डब्ल्यूडी है इंटू 10%, ये थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन आ जाएगा डायरेक्टली। कैन यू फाइंड द आंसर? 10 का आंसर, 10 का आंसर ए है। तो फाइंडिंग एनी डिफरेंट आंसर, सॉल्व कर देता हूँ, बता दो मेरे को योर आंसर इज डिफरेंट ना। चलो पहले इधर आ जाओ, 12th वाला कौन सा क्वेश्चन पे थे आपको? 11th पे था, 11th क्लियर हो गया सबका? जरा मैं 10th पे वापस आ रहा हूँ, एक बार देख लो। परचेज प्राइस ऑफ अ मशीन इज 8,90,000, freight charges is 7,000, installation charges is 30,000, इंश्योरेंस चार्जेस इज 20,000, जो मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस इज नॉमिनल अकाउंट व्हिच इज रिकरिंग इन द नेचर, बराबर है। तो कहने से रेसिडुअल वैल्यू इज आल्सो गिवन, दैट इज 40,000, तो और एक्सपेक्टेड लाइफ 5 साल वो भी दिया है ना। तो कैसे करोगे देखो, 8,90,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000, 8,90,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000 माइनस 40,000 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ 5 years का। तो 8,87,000 divided by 5, that comes to 1,77,400, is it? चलो 12 का आंसर बोलो, एवरीबडी 4, ओके। 15 का आंसर बोलो, सबका सेम आ रहा है, अच्छा। 14 का आंसर बोलो, इधर देखो, इधर ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, दिस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज नथिंग, वो जो आप हर साल का प्रोवाइड करते हो ना, जो मैंने एग्जांपल दिया था ये वाला, इधर लिखा था, इधर देखो, इधर ये जो फर्स्ट ईयर में 1,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था, ये 1,000 का, सेकेंड ईयर में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2,000, दिस सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में 2 प्लस 1 कितना हो गया 3,000, तो दिस इज नथिंग बट इट इज नोन एज accumulated depreciation। क्या बोलते हैं इसको? accumulated depreciation। एनी कंफ्यूजन? चौथे साल में 4 हो जाएगा accumulated depreciation, प्रोविजन है, इट इज बिकमिंग a liability, बरोबर है। नेक्स्ट हो गया, इज दिस डन? तो लेट्स सी हियर, देखो फटाफट देखो, तो एक दो चीजें मुझे हाईलाइट करनी, वो शायद कोई सिर्फ चीजें बताऊंगा, तो अच्छे से देखो जरा। अच्छा मेरे को बताओ फटाफट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं बात करूंगा, तो फटाफट बताओ बिल कितने टाइप के होते हैं? तो कौन कौन से बिल कितने टाइप के होते हैं? नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो अपने सिलेबस की समझ लो, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, वो सब नहीं बता रहा। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो अपने जो बिल थे वो कितने टाइप के थे? तो इधर इट विल बी ट्रेड बिल, और दूसरा कौन सा था? ट्रेड बिल, दूसरा कौन सा था? अकोमोडेशन ऑफ बिल, अकोमोडेशन ऑफ बिल। अच्छा ट्रेड बिल मतलब कहने से कि एक्चुअली ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ मतलब बाइंग एंड सेलिंग। अकोमोडेशन ऑफ बिल मतलब ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है। Here say example, X and Y are the friends and they creating or they making the bill,
तो किसके लिए हम लोग बिल बनाना? फॉर द पर्पज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, फॉर द पर्पज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। ये एक पॉइंट अपने को याद रखना था यहाँ पे जो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट था। सेकंड पॉइंट इज दैट इज अबाउट द ड्यू डेट। क्या बोला मैंने? ड्यू डेट। चलो फटाफट बोलो, ड्यू डेट में तुमको 3 डेट कौन कौन से याद रखने के लिए मैंने बोला है? कौन सा पहला डेट कौन सा था? 26 ऑफ जैन, ये पहले एक याद रखने बोला था। और कौन सा बोला था? 15 ऑफ अगस्त। और नेक्स्ट क्या बोला था बोलो? 2 अक्टूबर। अगर गलती से ड्यू डेट इन 3 दिन पे आता है तो ड्यू डेट विल बी बिफोर 1 डे, मतलब प्रीसीडिंग डे पे आ जाएगा ना, बिफोर डे पे हो जाएगा ना। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 26 जैन का ड्यू डेट आ गया तो ड्यू डेट क्या कंसिडर करोगे? 25। अगर 15 अगस्त आ गया तो 2 अक्टूबर आ गया तो द थर्ड पॉइंट जो याद रखना, थर्ड पॉइंट इज क्या? अगर मैं बोलूं नॉर्मली तो ड्यू डेट निकालते टाइम हम लोग बिल ड्रॉन डेट देखते हैं ना। ड्यू डेट के टाइम पे बिल ड्रॉन डेट, बिल ड्रॉन किया तो उस दिन से कंसिडर करोगे ना, बिल ड्रॉन डेट। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या बोला है बोलो? आफ्टर साइन। अगर क्वेश्चन में आफ्टर साइड वर्ड यूज किया है तो बिल ड्रॉन डेट लोगे कि जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया हुआ है? तो यहाँ पे आ जाएगा बिल एक्सेप्टेंस डेट। यस और नो? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो याद रखने वाला है, फोर्थ पॉइंट जो याद रखने का था वो क्या था? हाँ, फोर्थ पॉइंट अगर नॉर्मली बात करूं तो यहाँ पे कितनी पार्टीज है? 3। अपने को ड्रॉ दिखते हैं पर कितनी पार्टीज है? 3। कौन कौन सी पार्टीज का बात कर रहा हूँ? 3 पार्टीज है ना? कौन कौन सी सर? ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉइंग, एंड थर्ड वन इज व्हाट? पे। अच्छा ड्रॉवर तुमको क्लियर है, ड्रॉइंग भी तुमको क्लियर है। पे मेरे को बताओ फटाफट, पे कौन है सर? पे इज द पर्सन फाइनली टू whom the amount of bill is to be paid। फाइनली टू whom the amount of bill is to be paid मतलब जिसको फाइनल पे करोगे तुम लोग। मतलब इन शॉर्ट में बात करूंगा तो पे कौन हो सकता है? तो ड्रॉवर भी तुम्हारा पे हो सकता है अगर उसने बिल खुद के पास रिटर्न किया है तो। एंडोसर भी, सॉरी, एंडोसी भी पे हो सकता है। यस और नो? अगर बिल उसके पास है तो। बैंक भी पे हो सकता है अगर बिल उसके पास है तो। बोलने का मतलब क्या है? ड्रॉई फाइनली जिसको पेमेंट करेगा इज बिकमिंग द पे। वो कोई भी हो सकता है। यस और नो? Any confusion? The last point is, fifth point is last जो तुमको याद रखना है क्या? Amount of noting charges, amount of noting charges, amount of noting charges is paid by, always paid by the holder of bill, is always paid by the holder of bill। जिसने बिल को होल्ड किया वही हमेशा उसको पेमेंट करेगा। बट बट finally it is paid by, it is borne by, it is borne by, it is borne by ड्रॉइंग। लेकिन फाइनली वो किसके इसमें जाता है? ड्रॉइंग में। बाकी का आई थिंक जो सब नॉर्मल तुम लोग को उतना डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें याद आई तुम लोग को? कोई कंफ्यूजन है? चलो, जर्नल एंट्री कोई ऐसा जर्नल एंट्री था जो तुमको नहीं समझा था? एनी जर्नल एंट्री दैट यू नॉट अंडरस्टैंड? सब क्लियर है? सब जर्नल एंट्री तुमको समझा था प्रॉपर्ली? चलो, सो लेट अस बिगिन विद द एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज पे आ जाओ फटाफट, क्विक। बोलो, व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट? तुम्हारा आंसर क्या है? इज इट क्लियर? नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं तुमको नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय के टाइम पे क्या बचा था? नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय द
holder of bill, whereas it is to be owned by drawing. अब जरा यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, देखो क्या लिखा है, नोटिस चार्जेस आर पेड बाय। इधर मेरे को ऑप्शन दे रहा है एक्सेप्टर पे करेगा या फिर पे ही पे करेगा। दिख रहा है क्या तुमको? ड्रॉ ही पे करेगा या फिर नन ऑफ द अबव। लॉजिकली में बात करो तो पे ही का आंसर आ सकता है। पे कौन होता है? पे इज द पर्सन फाइनली टू whom the amount of bill is to be paid। से एग्जांपल, बिल ड्रॉवर के पास है तो ड्रॉवर पे ही हुआ ना। बिल बैंक के पास है तो कहने से बैंक पे ही हुआ। यस और नो? अगर बिल एंडोर्स किया तो बिल किसके पास है? एंडोर्स की तो कहने से कि पे कौन बन जाएगा? एंडोर्स सी। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफाइड नहीं है तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये मेरे से पूछ रहा फाइनल पेमेंट कौन करेगा। तो फाइनली इट इज टू बी पेड बाय देन व्हाट? ड्रॉइंग। इज दिस डन? कैन यू अंडरस्टैंड? चलो थर्ड का आंसर बोलो। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? फोर्थ का आंसर बोलो। कोई कंफ्यूजन? अच्छा। फिफ्थ बताओ। देखो, when bill discounted with bank is dishonor, bill discounted with bank is what? Dishonor। चलो मेरे को बताओ क्वेश्चन क्या हो गया सर? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है तो मेरे को फटाफट बोलो जनरेटरी क्या है? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर का जनरेटरी क्या है सर? जनरेटरी विल बी drawing account debit to, let me write here, the entry will be drawing account debit, drawing account debit to what? To बैंक अकाउंट। ये एंट्री आएगा ना? ड्रॉवर के बुक का बात कर रहा हूँ ना। चलो अब पहला ऑप्शन क्या लिखा? एक्सेप्टर्स अकाउंट। एक्सेप्टर मतलब ड्रॉइंग अकाउंट एक्सेप्टर है ना। डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट शुड गेट क्रेडिटेड। यस और नो? एक्सेप्टर अकाउंट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तो मेरे को सिर्फ इतना ही बोल रहा है वो कि एक्सेप्टर्स अकाउंट डेबिट होगा। एक्चुअली एंट्री पूरा अगर बात करूंगा तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हो क्या आएगा? बैंक। हेंस द फर्स्ट आंसर इज द राइट। कोई लिखा ना एक्सेप्टर्स अकाउंट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिफ्थ का आंसर बोलो। फिफ्थ का इधर देखो, इधर वेट। अगर मैं ड्रॉवर की बुक का बात करूं, देखो मैंने चारों एंट्री यहाँ पे लिख कर रखा है। अगर बिल रिटेन किया है तो एंट्री क्या आएगा? बिल रिटेन किया है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल डिस्काउंटेड बिल बैंक था तो एंट्री क्या आएगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंडोर्स किया तो एंट्री क्या आएगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स। और अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन तो एंट्री क्या आएगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेंड टू बैंक फॉर। यस और नो? यस और नो? चलो यहाँ पे आ जाते हैं। सिक्स का आंसर बोलो। सिक्स का आंसर नहीं है। चलो देख लेते हैं। A draw an accommodation of bill for how many months? Proceed are to be shared equally. Proceed are to be shared what? Equally। अच्छे से देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा भी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी। मतलब क्या सर? मतलब इन लोगों ने एक बिल ड्रॉ किया और बोला जो पैसा आएगा उसको हम लोग आपस में क्या कर देंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इज इट क्लियर? नाउ A got the bill discounted 12% per annum। A ने क्या किया? बिल को डिस्काउंट करवाया कितने से? 12% पर annum। एंड रेमिट भी किया है। रेमिट द प्रोसीड ऑफ ₹48,500। ये 48,500 रेमिट किया तो कहने से उसने आधा रेमिट किया। यस और नो? क्योंकि लिखा था ना कि हाफ करेगा। देखो कहाँ पे इक्वली लिखा था, इक्वली। दिख रहा है? तो कहना है से अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो 48,000, 48,500 ये हाफ होगा। तो 8 to 2 करो तो कितना आता है मेरे को बताओ? तो कहने से कि उसको 97,000 अमाउंट मिला होगा। बरोबर कि नहीं? चलो फटाफट मेरे को बताओ, ये जो 97 अमाउंट मिला होगा, कहने से कि 97 वाज द फुल अमाउंट। एनी कंफ्यूजन? एनी डाउट इन दिस? चलो फटाफट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को देखो और मेरे को बताओ कि अपने को बिल कितने महीने के लिए ड्रॉ किया है? बिल कितने महीने के लिए ड्रॉ किया है? अच्छा 3 महीने के लिए ड्रॉ किया है तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? कितना परसेंट है?
कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? चलो यहाँ पे देखो सेकंड एक कैलकुलेशन करता हूँ। अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो मेरे से तुम 12% इंटरेस्ट ले रहे हैं, 12% इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये मेरे को बताओ इंटरेस्ट कितने महीने का होता है? 1 2 3 महीने का, पूरे साल का होता है? पूरे साल का होता है। तो 12% इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है, इट इज फॉर 12 मंथ, यस और नो? तो अगर मैं बात करूंगा कि इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, तो कैसे निकलोगे सर? 12% है तो डिवाइड बाय 12 करूंगा तो कहने से कि 1 महीने का इंटरेस्ट कितना परसेंट आएगा? 1 महीना का इंटरेस्ट विल बी 1%, यस और नो? अगर तुम लोग देखो इंटरेस्ट निकालते हो तो कैसे करते हो? टोटल अमाउंट इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करते हो ना? क्यों? क्योंकि जो 12% है पूरे साल का है, और अपने को कितने महीने का चाहिए? सिर्फ 3 महीने का। तो अगर मैं बोलूं 12% चार्ज किया पूरे साल भर का, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है वो? 1%। यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट सिर्फ कितने परसेंट का चार्ज हुआ होगा? 3% का। तो अगर मैं बात करूंगा दैट इज वाई इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ जाएगा सर 1 into 3, दैट कम्स टू 3%। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? कोई डाउट है? इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेरे से 3% का इंटरेस्ट लिया है, और 3% का इंटरेस्ट लेके मेरे को कितना अमाउंट पे किया है? एक कहने से 97,000 पूरा 100% नहीं है, 3% इंटरेस्ट जो माइनस हुआ रहेगा ना। तो यहाँ पे देखो 97,000, ये 97% ही है। तो अगर मैं उसको 100% निकालूंगा तो मालूम पड़ जाएगा ना कि एक्चुअल अमाउंट कितना आया रहेगा। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 97,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 97, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? तो मतलब 1 लाख का बिल रहा होगा। जरा अच्छा क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक। यहाँ पे देखिए, क्रॉस चेक करते हैं। ऑन का बटन दबाओ। 1 लाख इंटू 12%, कितना है? 3,000। मतलब 1 लाख का बिल रहा होगा, 3,000 माइनस किया होगा इंटरेस्ट, और 97 उसने दिया रहेगा। समझा? क्रॉस चेक करवा रहा हूँ, क्रॉस चेक। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट इन दिस? तो 1 लाख मेरे को आ गया मेरा एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट। वही मेरे को पूछा था कि बता भाई कि एक्चुअल बिल कितने का था, अमाउंट ऑफ बिल पूछ रहा है ना। तो अमाउंट ऑफ बिल वाज 97,000 amount getting by the bank, and 3,000 was the amount of interest. So actual bill was for how much? 1 lakh. Is it clear? अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने बताया ना, the short term will only be applicable when the rate of interest is 12 month का given। अगर 12 महीने का है तो मैं शॉर्ट टर्म फटाक से 1% निकाल दिया ना। सर अगर गलती से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होता, 6% होता, तो कैसे आंसर पॉइंट में आता? पॉइंट में तो दिक्कत हो जाता। तो कैसे करने का? यहाँ पे देखो एक दूसरा शॉर्टकट है। चलो प्रॉपर्ली देख के लेना अच्छे से। अगर मैं बोलूं मेरे को ये फंडामेंट से नहीं चलने का है, तो कहना है से देखो, कहना है से टोटल 12% मतलब 12/100, अपने को कितने महीने का चाहिए? 3। तो 3 डिवाइड बाय 12 ऐसे करते हो ना? यस और नो? कितना आ रहा है मेरे को बताओ? कैसे यूज कर सकते हो? 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 डिवाइड बाय, कितना आ रहा है? 0.03 परसेंटेज, मतलब इंटू 100 करो, कितना परसेंट आ रहा है? कितना परसेंट आ रहा है? ये मैंने क्यों दिया कैलकुलेशन? क्योंकि अगर गलती से डिफरेंट डेटा है तो तुम डायरेक्टली इसे निकाल सकते हो ना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। ये लिखना है तुमको, लिखो फटाफट। 7 का आंसर बोलो एवरीबॉडी।
जेनेटिक बोलो क्या होगा? ओके, 8 का आंसर बोलो। नॉर्मली इसको ड्यू डेट ही बोलते हैं। लेकिन ड्यू डेट इज नथिंग बट इट इज नोन एज एक्सपेक्टेड डेट। क्या बोलते हैं उसको? When financial struggle is given, then due date falls अगर बोलोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं maturity date। क्या बोलते हैं उसको? Maturity date। तो here the answer will be what? Maturity date। Is it? चलो, 9 का आंसर बोलो। 10 क्लियर है ना? 11 नॉर्मल है। 12 वेट, बोल। 11 X draw the bill for 25,000 for 6 months। Why? After holding 1.5 month, उसने बिल को खुद के पास होल्ड कर लिया कितना महीना? 4.1.5। तो 6 महीने का बिल है, 1.5 मंथ खुद के पास रख लिया। उसके बाद उसने डिस्काउंट करा, तो मतलब कहना से डिस्काउंट विल बी ओनली फॉर 4.5 महीना। 4.5 मंथ पे चार्ज होगा ना फिर। टेंथ वाला क्लियर हो गया? जिसको भी नहीं समझा था सॉरी, 11th वाला। अच्छा, 9th पढ़ रहा हूँ। एक्स ड्रॉ द बिल फॉर 30,000 ऑन 1st of Jan 2012। X accepted the same on 4th of Jan 2012 for the period of 3 months. What will be the maturity date then? उसने एक्सेप्ट किया 4 तारीख को ना? कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। एक्सेप्ट कभी भी करे, आफ्टर साइड तो दिया नहीं है, तो 1 तारीख से कंसिडर करो तो 1st जैन से 1st फेब, 1st मार्च, 1st अप्रैल, 3 दिन एक्स्ट्रा, तो 2nd, 3rd, 4th, 4th अप्रैल। चल, 11 हो गया ना? 12 का आंसर बोलो। 13। एवरीबडी इज क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? 15। 14 का हो गया ना? 4। 15 बोलो। 16। 17। फर्स्ट है, कोई डाउट नहीं है। 18। देखो इसमें भी वही किया है ना, 6 महीने का बिल है लेकिन 2.5 में तो खुद के पास होल्ड कर लिया है ना। यस और नो? तो 6 - 2.5 करो तो यू विल गेट 3.5। तो सिर्फ इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा? 3.5 मंथ का ही आएगा। इज इट क्लियर? 19 एवरीबॉडी एंड 20 कॉम्बिनेशन होता है ना, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट लिखा है ना उधर। यस और नो? एक ही सेट है इसका। हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टच में आए तुम लोग?